हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो पिछले 7 वर्षों से लगातार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो एक भी प्रश्नों को स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो देख लीजिए, यहीं पे सब याद हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को आप ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जो अवतल लेंस है उसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, जब प्रकाश की समानांतर किरण किसी अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो यह समानांतर किरणों को आपस में फैला देता है। अवतल लेंस के इसी गुण के कारण इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे ये साफ साफ बोल दिया है कि जब प्रकाश की समानांतर किरण किसी अवतल लेंस से अपवर्तित होता है, यानी अवतल लेंस से गुजरता है, तो वो क्या कर देता है, इसको फैला देता है। आप यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ से समानांतर किरण सब आ रही है, अवतल लेंस से अपवर्तित हो रही है। तो अवतल लेंस यहाँ से अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो समानांतर किरण है उन सभी को फैलाने का कार्य कर रहा है। इसीलिए जो अवतल लेंस होता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसीलिए हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। आवर्धन किसे कहते हैं, सूत्र को लिखे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए कि आवर्धन किसे कहते हैं और इसके सूत्र क्या है, उसको क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई ले लिया जाए और वस्तु का जो ऊंचाई है उसका अगर बट्टा कर दिया जाए, अनुपात निकाल दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई v तथा वस्तु की ऊंचाई u हो तो आवर्धन m बराबर फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे देखिए आवर्धन m बराबर क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या है, वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, और यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को यहाँ पे v से सूचित किया गया है, और स्मॉल u से किसको सूचित किया गया है, वस्तु की ऊंचाई को स्मॉल u से सूचित किया गया है। तो ये भी आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ पे जो वस्तु की ऊंचाई है उससे भाग जब दे दिया जाता है तो जो निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोला जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, m से सूचित किया जाता है। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगर पूरा फॉर्मूला ऐसे देखना है तो m बराबर क्या होता है, v बटा u। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि आवर्धन किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे v बटा u के बराबर होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ से शुरू से अंत तक देखिएगा। आप क्या करते हैं, शुरू के 2-3 प्रश्न देख लिए उसके बाद छोड़ दिए, तो ऐसे फायदा नहीं होने वाला है। शुरू से अंत तक देखिए। आप ही लोग बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव पढ़ाइए, सब्जेक्टिव पढ़ाइए, तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से समझाएं आपको कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर देख लीजिए, जब कोई श्वेत प्रकाश, यहाँ पे देखिए श्वेत प्रकाश नाम आया है, तो श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। उसमें 7 कलर का होता है, यानी 7 रंग होता है। तो जिस प्रकाश में 7 रंग होगा उसे हम लोग श्वेत प्रकाश बोलेंगे। तो जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग
देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट लाइट यहाँ पे लिखा है, जो श्वेत प्रकाश है ये प्रिज्म से होकर गुजर रहा है। तो देख रहे हैं आप लोग ये 7 रंगों में ये विभक्त हो जा रहा है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को या इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। जो ये लाल रेड कलर है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और जो वायलेट यानी बैगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आता है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है वो अधिक होता है, और जो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है, कम होता है। और ये भी प्रश्न आता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ये भी प्रश्न आता है कि किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, और किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है, तो रेड यानी लाल रंग का झुकाव सबसे क्या होता है, कम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार और समझा दे रहे हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश या कोई भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, या वर्ण विक्षेपण भी बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, विशेषताओं को लिखें। यहाँ पे बोला गया कि उत्तम ईंधन या अच्छा ईंधन, एक ही बात है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं बताना है आपको, या ऐसे भी प्रश्न आ जाए कि अच्छा ईंधन किसे कहते हैं और इसकी विशेषता को क्या कर देना है, लिखे क्या है उत्तम ईंधन की विशेषता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तम ईंधन का किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, वैसा ईंधन जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है तथा कम अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है, उसे हम लोग उत्तम ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है उत्तम ईंधन के बारे में कि वैसा ईंधन जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और कम अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे उत्तम ईंधन या अच्छा ईंधन बोलते हैं। जैसे क्या हो गया यहाँ पे, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब उत्तम ईंधन है। जलने के बाद ना धुआं उत्पन्न करेगा, अधिक ऊष्मा देगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो सबसे कम बचता है। जैसे कोयला को जलाइएगा तो ज़्यादा धुआं उत्पन्न करेगा, लास्ट में अपशिष्ट पदार्थ भी बचेगा। तो ये उतना अच्छा ईंधन नहीं है कोयला, लेकिन जो पेट्रोलियम और यहाँ पे जो प्राकृतिक गैस है ये अच्छा ईंधन का विशेष अच्छा ईंधन है। तो यहाँ पे आइए अब समझते हैं कि उत्तम ईंधन की क्या विशेषता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि उत्तम ईंधन की विशेषताएं। तो आइए समझते हैं कि उत्तम ईंधन की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है उत्तम ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। जो ईंधन हो उसका ऊष्मीय मान क्या हो, अधिक होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, उत्तम ईंधन में अज्वलनशील पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए। बिल्कुल जो अज्वलनशील जो जलने वाली पदार्थ होती है वो सब में होती है, जो नहीं जलने वाली पदार्थ होती है उसकी मात्रा होनी चाहिए वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए तीसरा है, दहन के समय विषैला पदार्थ की उत्पत्ति कम से कम हो, जैसे धुआं निकलता है ये सब कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 नंबर लिखा है, यहाँ पे ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त तथा सुलभ होनी चाहिए। जो ईंधन है वो आसानी से हमें मिल जाए, पर्याप्त हो जाए आसानी से। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, दहन के बाद कम से कम अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करे। जो जलने के बाद अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है, राख वाख, वो सबसे कम बचे। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्या है, यहाँ पे कम दाम में उपलब्ध हो। जो ईंधन हो ये नहीं कि बहुत महंगा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो ईंधन हो वो कम दाम पे भी उपलब्ध हो। यहाँ पे देखिए 7 नंबर, इसका भंडारण और परिवहन आसान हो। इसको भंडारित करना और परिवहन करना यानी एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना भी क्या हो, आसान हो। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग साथ में इसे लिखते भी चलिए ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, और एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। ये परिभाषित करने के लिए जरूर आता है, दे देगा 2 3 4 की इसको परिभाषित कीजिए। तो आज हम किसको देखेंगे, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं और
प्रतिरोध किसे कहते हैं, सबका परिभाषा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर से आप लोग देखते चलिए। सबसे पहले इसमें विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को देखते हैं। आवेशों के प्रवाह के दर को यहाँ पे विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश होते हैं उसके प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये एम्पियर होता है। और एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है, तो ए से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एम्पियर होता है उसको ए से सूचित किया जाता है। एम्पियर को यहाँ पे लिखा गया है कि ए से सूचित किया जाता है। आइए देखते हैं अब यहाँ पे दूसरा विभवांतर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं या विद्युत विभवांतर भी कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है कि विभवांतर का एसआई मात्रक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और वोल्ट को किससे सूचित किया जाता है, भी से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं अब प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध का यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम को इससे सूचित किया जाता है। और यहाँ पे एक पूछ लेता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोध कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। चालक पदार्थ जितना ही अच्छा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक पदार्थ की लंबाई जितना ही अधिक होगा यहाँ पे प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगर चालक तार की मोटाई जितना ही अधिक होगा यहाँ पे प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो चालक तार के पदार्थ पे, उसकी लंबाई पे और अनुप्रस्थ काष्ठ क्षेत्रफल पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ऐसे तीर का निशान बना है उससे अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे शाम में 5 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबाइए। अगर ये नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन आप नहीं दबाते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं जाएगा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव क्लास लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।